सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम स्कोडा सुपर्ब के ओनर से मिलेंगे, जानेंगे पूरा उनका एक्सपीरियंस। तो मिलते हैं इस कार के ओनर से, जो कि है मोहित भाई। कैसे हो भाई? हाय गाइस, बढ़िया। आप बताओ कैसे हैं? बहुत बढ़िया भाई। भाई कब ली थी आपने ये गाड़ी? ये गाड़ी मैंने 2012 में ली थी। मैन्युफैक्चर्ड 2011 है एंड ये 2012 रजिस्टर्ड है, तो मैंने 2012 में ली थी गाड़ी। कितने की ली थी तब आपने? 2345 की ऑन रोड पड़ी थी मुझे, क्योंकि मैनुअल है इस वजह से। ये मैनुअल है गाड़ी, 6 स्पीड मैनुअल 1.8 PSI इंजन के साथ। तब आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। बिल्कुल। आपने सुपर्ब को ही क्यों लिया? जनरली मैं हमेशा से स्कोडा फ़ैन रहा हूँ। मैंने इससे पहले फाबिया भी रखी। सबसे पहले जब मैंने स्कोडा की शुरुआत करी थी तो फाबिया से करी थी। फिर मैं लॉरा लेके आया, फिर मैं दोबारा लॉरा लाया, फिर मैं सुपर्ब जो इस शेप की लॉन्च हुई थी वो लाया। फिर वो मेरी एक्सीडेंट हो गई थी गाड़ी, मैं अगेन लॉरा लेके आया, फिर 2012 में ये ली। एंड इसी बीच में मेरी जॉइंट फैमिली नहीं है, बट मेरे चाचू बॉम्बे रहते हैं, तो उन्होंने जब सुपर्ब सबसे पहला मॉडल आया था ना, तो उनके पास V6 वाला था V6 बॉम्बे में। तो मुझे उस टाइम से सुपर्ब से प्यार हो गया था कि उस टाइम भी स्पेस, फीचर्स, टॉप नॉच क्वालिटी। तो मैंने सोचा था कि लेनी है सुपर्ब। तो मैंने 2009 से स्टार्ट करी और शायद 2012 पे आके ये लिया एंड ये कंटिन्यू रखूँगा हमेशा गाड़ी को। आपने इतनी सारी स्कोडा की कार्स ले ली, किसी और कार की तरफ क्यों नहीं गए? मेरे घर में और भी गाड़ी है। घर में वर्ना है, i10 है, इवन तक कि मेरा भाई है उसके पास एस क्रॉस भी है। इवन तक कि मैंने महिंद्रा XUV भी रखी है एंड अभी रिसेंटली मैंने टाटा हेक्सा भी ली है। बट मेरा टेस्ट कभी बना ही नहीं। मुझे स्कोडा से बढ़कर नई गाड़ी लगती। ठीक है, लोग कहते हैं कि मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, ये है वो है। सिंपल सी बात है, अगर आप मेंटेन कर रहे हो ना अपनी गाड़ी को, वो कभी नहीं दुखी करेगी। एंड यार, ये जैसा आप तारीफ़ कर रहे थे, ऐसे मुझे बहुत लोग तारीफ़ करते हैं एंड इट इज़ नॉट लाइक मिलते हुए। मेरे साथ कई बार ऐसे हुआ कि रेड लाइट पे रुक के भी लोगों ने तारीफ़ करी, क्योंकि मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराई हुई, ना रैप है ना कुछ है। जेन्युइन पेंट, बम्पर्स तक पेंट की मैं इसके, एंड बस थोड़ा बहुत फुल बॉडी ओरिजिनल है इसकी? फुल बॉडी ओरिजिनल है। आप कहीं से चेक करवाओ, दावे के साथ है। A to Z गाड़ी ओरिजिनल है। और बाकी थोड़े मोड़े बेटेनेट्स है, वो आपको पता ही है, धीरे धीरे आगे वीडियो में पता लगते रहेंगे। स्कोडा सुपर्ब आपने तब ली थी, आपको इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट पता थी? बहुत लोग ये सुनते हैं कि मेंटेनेंस कॉस्ट जो जर्मन कार्स की होती है बहुत हाई होती है। अब मैं एक बात करता हूँ, सॉरी, मेरा स्कोडा का रिलेशनशिप फाविया से भी स्टार्ट नहीं होता, मैं बताना भूल गया। ऑक्टाविया आती थी 1.9 TDI राइडर, तो उसका मेरे पे वो सबसे पहली गाड़ी थी स्कोडा की। मुझे लकीली उस गाड़ी ने भी दिक्कत नहीं करा। सेम मेरे एक फ्रेंड है, अभी आएंगे शायद, अगर आते तो मैं वीडियो में उनसे बताऊंगा। उनके पास सेम गाड़ी थी एंड वो आगरा से आ रहे थे उसी टाइम जब वो गाड़ी लॉन्च हुई थी, डीजल। उनकी गाड़ी की क्लच प्लेट बोल गई, तो लोगों ने वहाँ मना कर दिया कि हम गाड़ी नहीं ठीक कर सकते। एंड मेरी एक भी टचवुड एक भी स्कोडा की गाड़ी थी, कभी दिक्कत नहीं थी। एंड देन उसके बाद भी मैंने 2007 और 8 में मेरे पास गाड़ी थी स्कोडा ऑक्टाविया VRS, जो हमारी पुरानी वाली थी। एंड मुझे आज भी याद है, वो DL4C AV 0454 नंबर था, ब्लैक कलर कार। एंड आई सोल्ड इट आउट क्योंकि लाइफ ख़त्म होने वाली थी। तो वो गाड़ी आज भी बैंगलोर में चल रही है DL रजिस्ट्रेशन पे ही, एंड इट वाज आल्सो वेल मेंटेन। एंड वो गाड़ी आई गेस 56,000 चली थी। कभी मुझे मेरी किसी भी स्कोडा की कार ने तंग नहीं करा, जस्ट बिकॉज टाइम टू टाइम मेंटेनेंस। अगर अभी 10,000 रुपये का खर्चा आया है, आज जेब में पैसे नहीं है, तो मैं परसों जाके ठीक कराऊंगा ही कराऊंगा। मैं एक हफ्ते या एक महीने का वेट नहीं कर सकता। तो यही है, बस इन कार्स को ये होता है कि टाइम टू टाइम मेंटेनेंस टाइम चाहिए। टू टाइम मेंटेनेंस। इसकी सर्विस कॉस्ट क्या आती है? अगर मैं कंपनी से करा रहा हूँ सर्विस कॉस्ट, नॉर्मल सर्विस तो 15 to 20K के बीच में आती है नॉर्मल सर्विस। कोई अगर स्पेयर पार्ट चेंज हो रहा है तो देन यू हैव नो लिमिट्स, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट भी उसके बहुत महंगे हैं। और अगर बाहर से करवाते हैं? बाहर से तो यार मेरे घर के आई पुट अप इन चाणक्यपुरी। तो चाणक्यपुरी में बहुत फेमस मार्केट है, पालिका कार भवन।
तो वहाँ तो 10,000 रुपये में सर्विस हो जाती है। फॉर एग्जांपल जहाँ से मेरी गाड़ी है जाती है सर्विस, मैं कंपनी नहीं भेज रहा, बट मेरा जो लास्ट रिकॉर्ड हुआ कंपनी में आई गेस समवॉट अराउंड 70 के पास होगा। एंड उसके बाद से मेरी गाड़ी ऑटो साइक ही जाती है, वहीं सर्विस होती है। इवन वहाँ पर भी मैं 15,000 रुपये आई पे फॉर इट नॉर्मल सर्विस के, नॉट फॉर दिस पे, जस्ट नॉर्मल सर्विस। कितनी चला चुका है इस कार को अभी तक? 97,000 होने वाली है। 1 लाख मतलब पहुंचने वाली है 1 लाख? पहुँचने वाली है 1 लाख। अब मेजर सर्विस आएगी इसकी, वो मोटा खर्चा है तो मैं उसके लिए प्रिपेयर हूँ। 1 लाख चला दिया आपने इस कार को। पॉजिटिव क्या लगता है आपको इस कार में? सी, अब पॉजिटिव की बात करूँ तो सबसे पहला सुपर को, जब सुपर आई थी देयर वाज अ टैगलाइन इन द प्राइस ऑफ ई क्लास यू गेटिंग अ स्पेस ऑफ एस क्लास। तो स्पेस टॉप नॉच है, कंफर्ट बहुत अच्छा है गाड़ी में, बूट स्पेस अनलिमिटेड है। मतलब मैं इतनी लॉन्ग ट्रिप्स पे गया हूँ अपनी फैमिली के साथ ना, मुझे कभी बूट स्पेस की कमी पड़ी नहीं है। एंड यार इसका जो कंफर्ट लेवल है, व्हाइल यू ड्राइव, गाड़ी रोड पे रहती है, ठीक है। मेरे घर में जैसे मैंने बताया वर्ना है, अब नो डाउट वर्ना इज़ अ लाइट कार। अब कोई ब्रेकर आया या ऐसा बम्प होता है स्मूथ वाला, जाती है गाड़ी तो वो पूरी शेक करती है। ये गाड़ी अपनी सड़क नहीं छोड़ती। एंड बहुत सारे अपने टाइम के हिसाब से गाड़ी बहुत एडवांस थी। मतलब रेन सेंसिंग वाइपर, जेनॉन, ऑटो फोकस लाइट, ऑटो एडजस्टेबल लाइट्स, टर्न ऑन फॉग लैम्प्स है इसके, जिस साइड स्टीयरिंग में उस साइड मुड़ जाते हैं, हेडलाइट वॉशर्स, साइड मिरर्स में डिफॉगर है, ठीक है। एंड ऑटो डिमिंग है ये साइड मिरर्स भी। सबसे अच्छी और मुझे इसकी एक बात लगती है, इसका जो बूट है वो भी डबल खुलता है, तो हाफ भी एंड विद विंडो भी। डबल खुलता है भाई? हाँ, करके दिखाओ जरा आप। आ जाओ। तो ये तो खुला मेरा हाथ। अच्छा, ये भी एक सॉफ्ट, नॉर्मल सॉफ्ट तरीके से बंद करो, अपना आप लॉक करोगे। अब मुझे ये प्रेस करना है, यहाँ पर लाइट ब्लिंक होगी फुल टाइम होती है। अब मेरा ये बूट बहुत स्पेस, बड़ा बूट स्पेस मिलता है आपको। बहुत बहुत बूट स्पेस है, तो बूट स्पेस की मुझे कभी कमी नहीं लगी। एंड ड्राइव क्वालिटी इज़ अमेजिंग। आप इसको भगा लो, आप इसको आराम से चला लो। MID क्या आपको एवरेज दे रही है, आप, मैं कह रहा हूँ इसी गाड़ी की बात मत करो। वर्ल्ड में जितनी गाड़ी ना, किसी का MID मेरे हिसाब से, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग और मैंने जितनी गाड़ी चलाई है, कभी करेक्ट नहीं होता। क्योंकि आप इस गाड़ी को भगाओ, धीरे चलाओ, ये 10 से 12 की एवरेज देगी। हाईवे 12 फिक्स है, आप इसको 160 चलाओ, 200 चलाओ, 12 फिक्स है अगर कंटिन्यूस चला रहे। लोकल 10 की एवरेज है गाड़ी में। बाकी तो सभी चीज़ इसमें अच्छी है। बाकी कुछ डिसएडवांटेज ऑब्वियसली है। अब जैसे उसी में मैं आने वाला था। डिसएडवांटेज है इसके सबसे ज़्यादा, एक इस पर वाटर पम्प होता है, वो बहुत जल्दी वेयर एंड टेयर आउट हो जाता है। एंड कंपनी में वो 30,000 रुपये का विद लेबर, 30,000 का? एंड वो आई गेस 20,000 किलोमीटर ही लास्ट करता है। तो अगर आपने आज चेंज कराया तो आप ये मान के चलो, तो मेरी रनिंग ज़्यादा है, ठीक है। मतलब मेरी गाड़ी महीने में अच्छी खासी चल जाती है, मेरी गाड़ी साल में 2 बार ही सर्विस होती है। जबकि मेरे घर में और गाड़ियाँ हैं, तब मैं बता रहा हूँ, ये फिर भी चलो गाड़ी एक साल में एक ही बार सर्विस होती है, बट और भी गाड़ी चलाता हूँ, ये भी चलाता हूँ, तो और उन गाड़ियों का ये कि 2-2 बारी सर्विस होती है। एक तो इसका वाटर पंप बहुत जल्दी वेयर आउट हो जाता है। दूसरा, ये जो इंजन है 1.8, इसकी एक हैबिट है इंजन ऑयल पीने की। आपका इंजन कहीं से लीक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बट आपका इंजन ऑयल लेवल कम होता ही होता है। ये क्योंकि ज़्यादा हीट करती है या ज़्यादा टर्बो इंजन है, पावर जिन में बहुत है गाड़ी में, ठीक है। 2000 RPM के बाद ये पागल हो जाती है गाड़ी, भागती है, व्हील स्पिन करती हैं, तो मे बी उस वजह से कंजम्पशन ऑफ इंजन ऑयल ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। हीट होता है इंजन, तो उस वजह से भी इंजन ऑयल इवेपोरेट होने की कोशिश करता है या ख़त्म हो जाता है जल जल के। तो वो चीज़ है, तो हमेशा मैं अपनी गाड़ी में 2 लीटर सेफर साइड इंजन ऑयल रखता हूँ। बाकी यस, जो एक मुझे डिसएडवांटेज लगता है, गाड़ी बहुत बड़ी है। अगर आप स्पेस वाइज देखोगे खोल के तो बहुत स्पेस है, आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत स्पेस है। आई एम 5'11", ये सीट
उस हिसाब से एडजस्ट हुई हुई है। देन पीछे फिर इतना तो अच्छी स्पेस खासी है, स्पेस है यहाँ पे। बहुत अच्छी खासी स्पेस है। अब जो डिसएडवांटेज है वो इसका एसी है फ्रंट रो में, और जो नॉर्मल चिलिंग है दैट इज़ वेरी गुड। अगर नॉर्मल चिल हो रहा है वो वेरी गुड है, बट ये जो साइड पिलर वाले एसी है ना, इनमें ना के बराबर हवा आती है। फिर तो पीछे बट पीछे ठंडा हो जाता है, ऐसे नहीं कि ठंडा नहीं होता। हाँ, आपने समर्स में गाड़ी धूप में खड़ी करी हुई है कहीं, थोड़ा टाइम लेगी, लेट्स से कि आप दिल्ली में 35-40 डिग्री हो जाता है तब, बहुत आराम से। ठीक है। आप इस टेम्परेचर में धूप में आपकी गाड़ी खड़ी है, और मेरे साथ बहुत कॉमन है ये, क्योंकि मैं फील्ड पे काफ़ी इधर उधर रहता है मेरा। तो अगर आपकी गाड़ी खड़ी है, ये गर्म हो गई, लेट्स से कि आपका फ्रंट वाला रो विद इन 2 मिनट्स से चिल कर देगी। पीछे आते आते इट टेक्स 5-7 मोर मिनट्स, मतलब 10 मिनट पूरी गाड़ी चिल हो जाती है। यहीं इसके साइड वाले पिलर में जो एसी की हवा आती है वो तेज़ आती है, तो इस ये 5 मिनट पूरी गाड़ी करती है, बस वो उतना फ़र्क है। एंड रात में इस चीज़ का कभी दिक्कत होता नहीं, क्योंकि टेम्परेचर डाउन होता है। बट एक बार ये चिल्ड हुई कार, उसके बाद कोई फ़र्क नहीं है, आप इसको 60 डिग्री में ले जाओ, 50 डिग्री में ले जाओ। क्योंकि मैं जैसलमेर गया था, गाड़ी परफेक्टली चली थी, और गर्मियों में गया था, तब पर यह था वहाँ पर टेम्परेचर 42-43 दिखा रहा था मुझे, बट गाड़ी में अंदर बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी, चिल्ड पड़ा था, एकदम नॉर्मल लो पे चलाया हुआ था, फैन स्पीड 2 रखी होगी। तो एक ये छोटा सा माइनर सा इशू था। एंड और क्या लगता है? और यार, और एज सच गाड़ी में, हाँ, ये रिसेंटली मेरे साथ हुआ। मैं गया हुआ था शिमला का कुछ काम से, तो मेरा ये एक वाइपर था, ये टूट गया। आप मानोगे नहीं, मैं शिमला से मनाली गया हूँ, बीच में अच्छे शहर पड़ते हैं, बिलासपुर, मंडी, गुड, सुंदरनगर, बड़े बड़े शहर हैं जहाँ मॉल्स हैं, सब कुछ है। वहाँ पर इसका वाइपर नहीं मिला मुझे, मनाली वाइपर नहीं मिला। इवन तक कि मैं वापस आ रहा था, घर में लेट हो गया था, तो चंडीगढ़ में ढूंढ भी नहीं पाया, रात हो गई थी, तो चंडीगढ़ तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा, मुझे दिल्ली आके ये एक वाइपर मिला। एंड कंपनी में भी पता करा था मैंने, कंपनी में इसके वाइपर्स की कॉस्ट है ऑलमोस्ट 4000 रुपये, 2 वाइपर की। बट मैं रेडी था इसको पे करने के लिए, बट वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं थी, वहाँ पर जो थे वो इसमें फिट नहीं बैठ रहे थे। और एज सच इस गाड़ी में कोई मुझे नहीं लगता कि कमी है। आई माइट मिसिंग आउट फ्यू थिंग्स, बट डेफिनेटली जहाँ परफेक्शन है वहाँ डिसएडवांटेज या एडवांटेज ज़रूर एक साथ चलती है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हर चीज़ परफेक्ट बना देंगे तो नहीं होगी। एंड यस, एक डिसएडवांटेज है इस गाड़ी में ना, आपका हुड से जो भी हीट निकलती है या एयर इंसुलेशन के लिए ना स्पेस नहीं है, बहुत कम स्पेस है। तो एयर इंसुलेशन की जो बस जो ग्रिल है, यहाँ से एयर पास होती, यहीं से निकलती है। इफ़ दे वुड हैव ओपन दिस पार्ट, ये पूरा ओपन होता, तो आई गेस ज़्यादा एयर पास होती, हीट अच्छे से निकलती। तो क्या होता है, समटाइम्स इफ़ यू आर लिविंग इट हार्ड, तो गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो हाई जाता है, बट वो फिर वापस नॉर्मल कम हो जाता है। तो ये छोटी छोटी हैं कुछ डिसएडवांटेजेस, जिसका आपको ध्यान रखना है, नहीं रखोगे तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। बाकी एज इट इज़ है गाड़ी, आपके सामने है लाइफ। और आप कह रहे थे कि आप इसकी सर्विस एक साल में 2 बार ही कराते हो। अब जैसे इस ईयर में मेरी एक बारी सर्विस हो चुकी है, ठीक है। आप इस ईयर को काउंट मत करो, मतलब इट इज़ लाइक मेरी सितंबर एंड में एक सर्विस हो चुकी है गाड़ी की। एंड अब लगा लो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब फरवरी। चल रहा है, और अब वो जितना मुझे लगता है 1-2 दिन में MID दिखा देगी, सर्विस नाउ का इंडिकेशन। तो 6-7 महीने में मुझे करानी पड़ती है, मतलब वही हर 6 महीने में मैं 2 बारी सर्विस कराता हूँ। कितने थाउजेंड्स पे करवाते हो? MID दिखाता है 15,000 किलोमीटर, बट मैं यूजुअली इस बारी मेरा 15 पूरा हो जाएगा, वरना अदरवाइज मैं 10 एंड 12K के बीच में करा देता हूँ। और ये तब है जब मेरे घर में और गाड़ियाँ हैं, मैं चलाता हूँ। बट येस, मैं लॉन्ग रूट पे प्रेफर इसी को करता हूँ। मनाली यार, हिमाचल तो इसके साथ मैं इतनी बारी गया हूँ, इतनी बारी गया हूँ, कोई काउंटलेस मेमोरीज हैं मेरे पास इसकी। बॉम्बे इससे गया हूँ मैं, लखनऊ इससे गया हूँ, एंड
काफ़ी लंबा लंबा गया हूँ मैं इससे। मतलब मैंने गाड़ी एक दिन में 1200 किलोमीटर चलाई है। 1200 किलोमीटर? 1200 किलोमीटर, यस, विद स्टॉप। बट मुझे कभी ऐसा टायर्डनेस फील नहीं हुआ। गाड़ी है यार, इट इज़ एक्चुअली अ सुपर। जो इसका नाम है वो अपने नाम को जस्टिफाई करती है। आप कह रहे हो आप इसको मनाली साइड लेके गए हो गाड़ी को, तो नीचे से लगी अभी तक? नीचे से नहीं लगी, आओ मैं आपको दिखा देता हूँ। जो भी थोड़ी बहुत लगी होगी, बहुत रेयर ही लगती है नीचे से। एक तो मेरी गाड़ी का टायर साइज अप है, दूसरा ऐसे मनाली वनाली कभी नहीं लगी। केलोंग तक लेके गया हूँ, बल्कि मैं टांडी तक भी गया था। अभी रिसेंट टाइम्स में जब मैं शिमला गया था, तो दिसंबर में ही मैं टांडी भी होके आया हूँ गाड़ी में, जस्ट स्नोफॉल से पहले। तब भी मेरी गाड़ी कहीं नहीं लगी। अब तो यार रोड्स भी बन गए, बट जब रोड्स नहीं भी थी मैं तो भी लेके गया था, तो भी नहीं लगी थी कहीं। क्योंकि दो रीज़न है। एक तो मैंने टायर साइज़ बहुत सोच समझ के अपग्रेड कराया था इसका। 225 50 R17 है, तो मैं 50 की जगह 45 भी रख सकता था या 55 भी रख सकता था। बट अगर 55 रखता वो अंदर मेरा टच होता स्टीयरिंग फुल कट करने में, 45 रखता तो मुझे अलॉय बेंड होने का दिक्कत रहता। एंड वो एक मेरे लिए मेजर कंसर्न है, क्योंकि मैं थोड़ा फ्री स्टाइल कार चलाता हूँ। फ्री स्टाइल एज इन कि मेरा हमेशा स्पोर्ट्स मोड ऑन ही रहता है। चाहे अगर गाड़ी 60 पे भी चल रही है ना, आई यूज़ लेस ब्रेक, तो मैं ब्रेक व्रेक छोड़ के गाड़ी चलाता हूँ, इधर उधर कट करके निकालता हूँ। मैं ब्रेकिंग बहुत कम यूज़ करता हूँ, तो मुझे उसका भी कंसर्न था कि अलॉय ब्रेक ना हो, तो इसलिए मैंने 50 रखवाया। उसके बाद गाड़ी की ऑटोमेटिकली हाइट बढ़ गई। और ये जो थोड़ी बहुत नीचे लगी है, ये तब लगी है जब इसमें अलॉय कंपनी फिटेड। मैं तब भी इसको काफ़ी लंबा लंबा लेके गया हूँ गाड़ी को। तो एलॉय आपने कब डलवाया? आई गेस 14-15 में डलवाए थे मैंने। जो मेरे कंपनी से टायर आए थे, जब वो घिसे तो मैंने कहा अब डलवा लो अलग। तब डलवाए थे अलग इसमें। बाकी आज तक इलेक्ट्रॉनिक वाइज गाड़ी में मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। कुछ गलती, जैसे मेरी गलती थी एक बारी, मैं इसमें जेनॉन प्रोजेक्टर्स में लाइट चेंज कर रहा था, तो गलती से जो मेरी वाटर बॉटल थी वो इंजन के ऊपर थी, वो मेरा हाथ लगा, वो ऐसे गिरी। तो वो पानी जो गिरा, इसमें हर लाइट का वो है, एक आपका ECM बॉक्स टाइप आता है कुछ, मुझे एक एग्जैक्ट टर्म याद नहीं आ रही, ब्लास्टर कहते हैं, यस ब्लास्टर। तो उसके ब्लास्टर में पानी आ गया था, ब्लास्टर ख़राब हो गया था। तो लाइट तो जल रही थी, बट देन ये ऑटो फोकसली एडजस्ट होती है लाइट। जब आप गाड़ी रात में ऑन करते हो ना, तो पहले ये ऊपर जाएगी लाइट, नीचे होगी, लेफ्ट राइट जाएगी, सेंटर में आएगी, फिर ऊपर होगी। तो वो होना वो बंद हो गया था, तो इंडिकेशन कंटिन्यूसली आ रहा था AFS का। तो वो चेंज कराया था, एंड इट कॉस्टेड मी 10,000 रुपीज़। वो इतना सा बॉक्स है, एंड कंपनी में बहुत महंगा है। मैंने पालिका से लिया था, काफ़ी जुगाड़ अभी ये करके। आफ्टर मार्केट का प्राइस है या 10,000? प्राइस है, बट ओरिजिनल ताइवान वाले मिल रहे थे मुझे 2,500 के, 3,000 के। बट वही था कि यार चले ना चले। एंड इसका ब्लास्टर और जो पुरानी ऑडी A6 है उसका ब्लास्टर इज़ टोटली सेम, उनकी वायरिंग्स भी सेम है। तो इसमें ऑडी A6 का ही ब्लास्टर लगा हुआ है। सो अब VRS की बैजिंग है, तो ऑब्वियसली VRS वाले काम तो करे ही होंगे मैंने गाड़ी में। सो इसका इंजन ट्यून्ड है, एंड इट इज़ ट्यून्ड बाय ऑटोसाइक एंड रेवो ट्यूनर्स, जो है हमारे वर्ल्ड फेमस हैं जर्मन कार्स के लिए। तो उनका सॉफ्टवेयर चल रहा है रेवो का। एंड ये 215 bhp प्रोड्यूस कर रही है ऑन 95 ऑक्टेन एंड 350 Nm ऑफ टॉर्क। बट ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, व्हेन आई यूज़ नॉर्मल पेट्रोल। वैसे तो ऐसा कभी होता नहीं कि मैं नॉर्मल पेट्रोल यूज़ कर रहा हूँ। इफ़ आई एम गोइंग टू हिल स्टेशन लाइक हिमाचल, वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ 95 ऑक्टेन इज़ ऑलमोस्ट लाइक 1%, तो मिलता ही नहीं। तो आई कैरी ऑन बूस्टर्स। अब वो बूस्टर्स वो वाले बूस्टर्स नहीं है जो इंडियन ऑयल के पेट्रोल पम्प से वो एड ऑन्स मिलते हैं, वो नहीं है। मैं इसके बूस्टर्स मंगवा लेता हूँ अमेज़ॉन से, या अपने बहुत सारे रिटेल स्टोर्स है वहाँ पर मिल जाते हैं, तो वो बूस्टर डाल देता हूँ। बट येस, 95 पे इट इज़ प्रोड्यूसिंग 215 bhp, 350 Nm ऑफ टॉर्क। इफ़ आई यूज़ नॉर्मल पेट्रोल, then the power comes down to 205 bhp or 200 bhp, and eventually the torque also come down to almost 320 325। तो कितना BHP इंक्रीज हो गया स्टॉक से? सो जब ये स्टॉक थी एंड इसका डायनो हुआ था, इट केम 158 bhp, एंड उसके बाद आप ऑन पेपर्स इट इज़ 168। देन मेरा
95 भी मैं यूज़ करता हूँ। एंड ये अभी ट्यून कराने के बाद से नहीं, जब से गाड़ी ली थी 95 भी यूज़ करता हूँ। तो आप लगा लो 160 158 से वो और 215 वो, तो सीधा सीधा 40, ऑलमोस्ट 55 bhp का फ़र्क है। आपने ट्यून कब कराया था? ट्यून कराए हुए मुझे आज से 4 से 5 साल हो गए। 4 से 5 साल। 4-5 साल हो गए। ट्यून कराने के पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं? देखो, ट्यून कराने के पॉजिटिव ये था टू इंक्रीज ड्राइवेबिलिटी इन ट्रैफिक। अब इट इज़ अ टर्बो कार, तो ऑब्वियसली टर्बो लैग होगा ही होगा। तो टर्बो लैग इसका इतना वेल कंटेन नहीं था फ्रॉम द कंपनी साइड, बट आफ्टर ट्यूनिंग अब रेवो जो सॉफ्टवेयर है ट्यूनिंग का, वो अग्रेसिव ट्यून्स नहीं करता, वो लाइट ट्यून्स करता है। बट येस, यू गेट गुड bhp गेन्स। अब लाइट ट्यून्स वो इसलिए करते हैं कि आपके ईसीएम और हार्डवेयर पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े गाड़ी का। अब मेरी ड्राइवेबिलिटी इंक्रीज़ हुई। अब ड्राइवेबिलिटी इंक्रीज़ हुई तो गाड़ी की bhp इंक्रीज़ हुई। bhp इंक्रीज़ हुई तो गाड़ी में फ़न आने लगा। एंड मैं भी फ़न लेने लगा लोगों से आसपास के। तो अब 4 साल पहले, 5 साल पहले तो मेरे लिए भी नया था, तो मैंने बहुत इससे व्हील स्पिन्स एंड गाड़ी बहुत भगाता था मैं। तो ये जो पॉइंट्स बताए हैं ये तो मेरे एडवांटेजेस थे। एंड यस, आफ्टर ट्यूनिंग इसकी एवरेज इंक्रीज़ हुई है। तो पहले लोकल सिटी में इट वाज गिविंग मी 8-9 और हाईवे पे 10-11। कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन से इंक्रीज़ नहीं, बट येस इंक्रीज़ तो हुई है, तो इसलिए आई एम काउंटिंग इट कि इंक्रीज़ हुई है। एंड यार ट्यूनिंग के बाद ये तो कुछ उसके मतलब एडवांटेजेस थे। एंड डिसएडवांटेजेस एज सच मैं बताऊँ, मेरी मैनुअल गाड़ी है तो मेरे लिए कोई डिसएडवांटेज है ही नहीं। एंड मैं जो करना था ना, जब मैंने ट्यूनिंग कराई थी गाड़ी की, उसके बाद उस टाइम तो मैंने बहुत वो करे, ड्रैग्स कर ली, बर्नआउट मार ली। तो जितना इफेक्ट पहुँचाना था इंजन को मैंने पहले साल में पहुँचा लिया। उसके बाद इवेंचुअली मैं ही वो हो गया, मैंने कहा ओके चलो ठीक है, अब मुझे लगता है कि स्टेज 1 है नॉर्मल। वो शौक आपका पूरा हो गया। हाँ, वो मेरा पूरा हो गया। तो उसके बाद भी दिन कभी कभार संडे ड्राइव्स पे थोड़ा खींच लेते गाड़ी को, फुल मारती है, अच्छे से उठाते, पुश करते, स्ट्रॉन्ग पुश करते। डिसएडवांटेज आफ्टर ट्यूनिंग मुझे बस एक ही लगा, हीट मैनेजमेंट का। एंड दैट इज़ माय फॉल्ट, क्योंकि उस टाइम पे मेरी पॉकेट ने अलाउ नहीं करा था कि मैं इसका इंटरकूलर बदलवा लूँ, क्योंकि वो इंटरकूलर ही 1.5 लाख रुपये का था। 1.5 लाख का? यस। अब वो इंटरकूलर स्टेज 2 के हिसाब से आता, तो यही है। हाँ, अगर मुझे इतनी नींद नहीं है और हर बारी मेरा टेम्परेचर अप नहीं जाता, अगर मैं इसको हार्ड पुश कर रहा हूँ 100 में से 10 बार ही जाता है, 90 बार ठीक रहता है, तो इसलिए मुझे इतना नीड नहीं लगा। एंड मैंने कभी लाइफ में आगे करा भी नहीं उसको ट्यून, मतलब ट्यून तो करा लेता, कभी चेंज नहीं करा, मतलब ये है कहने का। डिसएडवांटेज आफ्टर ट्यूनिंग कुछ नहीं। तो स्टेज 2 आप कह रहे थे कि करवाऊंगा। स्टेज 2 कराऊंगा। एंड अब मेरी गाड़ी चल गई है ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर। एंड मैं एक मतलब जैसे हम रेवो की बात कर रहे थे, ये पोलाइट सॉफ्टवेयर है कि इतना अग्रेसिव आपका रीमैप नहीं है ये। अब मैं चाहता हूँ कि अग्रेसिव रीमैप चाहिए मुझे। यस, मुझे लोगों ने मना करा है जो ये काम करते कि मत जाओ, इट विल कॉज डैमेज टू योर हार्डवेयर, बट आई एम प्रीटी श्योर अबाउट माई व्हीकल। एंड लाइक मैंने इसको इतना मेंटेन करा है, तो मुझे पता है कि मैं अगर स्टेज 2 भी अग्रेसिव APR का डलवाऊंगा ना, मेरे हार्डवेयर को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको इतने उस चीज़ से मेंटेन करा है ना कि मुझे पता है मेरा झेल जाएगा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, सब झेल जाएगा, इसका ECU भी झेल जाएगा। तो इसलिए स्टेज 2 APR कराऊंगा। कोल्ड एयर इनटेक, गाड़ी में डीकैट होनी है कार, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, वो हमारे बताएंगे जहाँ से कराएंगे अपडेट देंगे। बट ये स्टेज 2 कमिंग। और रीसेल नहीं है इन कार्स की? जर्मन की रीसेल आज से 10 साल आगे भी फ्यूचर में भी नहीं होगी, क्योंकि रीसेल के लिए गाड़ी मारुति है, जर्मन नहीं है। रीसेल के लिए गाड़ी टोयोटा है, जर्मन नहीं है। एंड अगेन रीसेल के लिए महिंद्रा है, जर्मन नहीं है। जर्मन सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए। एंड अब यार गाड़ी जो नहीं रखता ना जर्मन, ये जितने दोस्त मेरे जो मारुति या महिंद्रा चलाते हैं, वो जब ये चलाते हैं गाड़ी, तो कहते हैं भाई हमारी गलती थी, हमने नहीं ली। अब एक वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड, उसके घर में सिर्फ मारुति की गाड़ी है, ही इज़ रनिंग टूवर्ड्स
स्लाविया या वर्तुस। तो इवन आई वॉज हैप्पी कि भाई चलो ठीक है, समझ तो आया बंदे को, ले तो रहे जर्मन गाड़ी। जर्मन है जर्मन, जर्मन का कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं अगर गाड़ी ली है इतना महंगी ना, तो मुझे पता रीसेल के लिए नहीं ली मैंने। और रीसेल यार इन गाड़ी के, अगर मुझे आज भी 12 साल 11 साल बाद की गाड़ी के 3-3.5 लाख रुपए मिल जाए, 4 लाख रुपए मिल जाए, तो क्या बुरा। तो अब अगर इसको आप सेल करोगे तो नेक्स्ट कार कौन सी लाओगे? मे बी A35 AMG आई गेस, बट वो काफ़ी बड़ा वो है। उससे पहले मैं एक गाड़ी चाहता हूँ ऑफ रोडर थार, क्योंकि मुझे ऑफ रोडिंग का बहुत शौक है एंड मैंने बहुत ऑफ रोडिंग भी करी है। तो सबसे पहले मैंने ऑफ रोडिंग एंडेवर से करता था। थंडर प्लस 4x4 मॉड्स थे उस गाड़ी में, स्नॉकल, लिफ्ट किट, वॉट नॉट। एंड देन आई हैड XUV 500 विच वाज ऑल व्हील ड्राइव, बट बहुत ही बेकार सिस्टम था ऑल व्हील ड्राइव उसका। मेरे पास कैप्टिवा भी थी, इट वाज अगेन ऑटोमेटिक ऑल व्हील ड्राइव, बट स्टिल कैप्टिवा का ऑल व्हील ड्राइव समहाउ महिंद्रा से अच्छा था। तो ये, और बैक देन 2002-2003 में सफारी आती थी 2.4 2.2 या 2 लीटर टर्बो कूलर लिखा था। दैट टाइम आई यूज्ड टू बी स्मॉल। तो उस टाइम पे भी 4x4 थी गाड़ी, तो मेरे डैड इधर उधर मस्ती वस्ती करते थे उस गाड़ी से। तो तब से डैड से ही शौक है। बट यस, ये अपग्रेड ऐसा होगा, बट ये गाड़ी जाएगी दीदी, ये गाड़ी मेरे पास ही रहेगी, घर में रहेगी। इसके अभी 4-5 साल बचे हैं दिल्ली में, उसके बाद भी घर में रहेगी गाड़ी, इसको कभी निकालूंगी नहीं। क्योंकि सी, इफ़ यू आर अ कार गाय, यू नो कि जो आपकी खुद की पर्सनल कार होती है, दैट इज़ अ होम टू यू। तो जितनी मेमोरीज एंड जितने मेरे थिक एंड थिन्स में ये कार रही है, आई गेस उतनी कोई भी गाड़ी नहीं रही। तो ये तो नहीं जाने वाली, शायद एड्स ही होंगे, माइनस नहीं होता कुछ। और इसका म्यूजिक सिस्टम कैसा लगता है आपको? तो म्यूज़िक सिस्टम अपने टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा है। आई गेस इसमें 8 स्पीकर है, 4 स्पीकर बड़े और नहीं, इनफैक्ट ज़्यादा ही है, नहीं 8 स्पीकर है, 4 स्पीकर बड़े, 4 वो अपने ट्यूटर्स होते हैं। तो पब्लिक यूजुअली 8 काउंट करती है, तो मैंने भी 8 बोला। बट येस, टेक्निकली तो अलग अलग चीज़ है वो दोनों। येस, टच वाइज बहुत अच्छा है, वोकल्स ट्रेबल टॉप नॉच है। मैंने आज तक इसमें सिस्टम अपग्रेड नहीं करा है। येस, बेस की थोड़ी दिक्कत है और कुछ दिक्कत नहीं है। एंड यार ब्लूटूथ था, ऑक्स थी, आईफोन में मेरा कनेक्ट हो जाता है, तो इतना मुझे कोई लोड है नहीं सिस्टम की। एंड यूजुअली जैसे इसका सिस्टम है ना, ये ऐसे बटन्स हो साथ में एंड टच हो, मेरा पर्सनल मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। तो मुझे वो आजकल एंड्रॉयड स्क्रीन आती है ना, टोटल बिल्कुल कोई बटन नहीं होते, वो नहीं होते, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मैंने इसलिए भी अपग्रेड नहीं कराया, मुझे यही पसंद है और हमेशा ही ऐसी लगता है इसमें। एंड यार गाड़ी ऑन करो, स्कोडा का लोगो लोगो आ जाता है बन के, और वेलकम ऑन बोर्ड लिख के आता है। तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए आपको, मज़ा आ जाता है मुझे। सो छोटे छोटे बिटन निक्स कर कुरा के मैंने सोचा कि एक डिसेंट लुक देते हैं गाड़ी को, कि ज़्यादा वो नहीं करना एकदम छपरी स्टाइल। तो कम मॉडिफिकेशंस, क्लासी मॉडिफिकेशंस देखने में अच्छी लगे, आप समझाओ किसी को समझने में भी अच्छी लगे। अब वाली सुपर्ब कैसी लगती है आपको? अब वाली सुपर, टू बी ऑनेस्ट, मुझे बहुत अच्छी लगती है। द वे इट इज़ डिज़ाइन, आगे से ग्रिल एंड हेडलाइट्स इतनी प्यारी है। येस, अगर मेरा फिर दिमाग घूमा सुपर्ब का, मैं शायद वही वाली सुपर्ब लेके आऊँ। एंड या नई वाली सुपर्ब का एक्चुअली में कोई मैच नहीं है, वो बहुत सुंदर गाड़ी है। एंड येस, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, व्हाट आई फील। जो इसका वेट है, इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 2100 kgs, तो XUV 700 से हैवी कार है। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है शायद जो नई वाली सुपर है, इट इज़ थोड़ा लाइट वेट। अब आई डोंट नो, मैंने कोई स्टैट्स नहीं देखे या गूगल पे नहीं सर्च करा, बट मैंने ऐसे ही बोल रहा हूँ, शायद मे बी इसलिए लगाओ गाड़ी भारी हो या न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स हैं, उस वजह से मुझे लगा हो कि भाई हल्की है गाड़ी। बट अगर किसी को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देंगे भाई किसका क्या वेट है, तो पता लग जाएगा। और आपका चैनल भी है? मेरा चैनल भी है, मेरे चैनल का नाम है वन टिकट टू फ्रीडम, एंड तो उसको भी सब्सक्राइब करना है आपको। सब्सक्राइब करना है। एंड मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, बिजी भी बता देते हैं क्यों चल रहा था। तो उस चैनल पे थोड़ी एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, बट ये मैं समझना कि नहीं चलेगा, चैनल पे कम बैक दोबारा होने वाले 1-2 दिन में।
तो हम वीडियोस दोबारा डालना स्टार्ट करेंगे। और आपका अब नया स्टोर भी खुला है, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू दीपांश भाई। यस, मेरा डिटेलिंग का स्टोर खुला है बाय द नेम ऑफ MG कस्टम्स। वी आर सिचुएटेड इन छतरपुर। छतरपुर में आपका अगर बहुत इजी तरीके से समझाऊँ तो बड़ा मंदिर है गुरु जी का, उससे 2 किलोमीटर पहले है। एंड प्रॉपर एड्रेस इज़ 128 असोला फतेहपुर दिल्ली। तो कभी भी आओ, डिटेलिंग सर्विसेज के लिए आई एम ऑलवेज हेयर टू असिस्ट यू। एंड दीपांश के नाम से आओगे तो 10 की जगह 15% डिस्काउंट दे दूंगा। तो भाई ये थी आज की वीडियो। एक पॉइंट और, यूजुअली गाइज मैं ऐसे ड्रेसअप नहीं होता, तो मैं आज मेरा एक डिटेलर नहीं आया था, तो आई वॉज वर्किंग विद माई अदर डिटेलर। तो यूजुअली मैं ऐसे ड्रेसअप नहीं होता, मैं अच्छे से ड्रेसअप होता हूँ। एंड यस, ख़त्म होती है। तो थैंक यू भाई पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है, भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो में यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।